सीनियर कानूनदान इमरान अजीज़ साहब पाण कराची बार एसोसिएशन जा जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं। इमरान भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। शुरुआत करेंगे हम पीका अमेंडमेंट जो हुई है। वैसे तो ये कानून 2016 का है, मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। जी हाँ। और उस वक्त जो इत्तलात की वज़ीर थी मरियम औरंगज़ेब साहिबा, जो आजकल पंजाब में मिनिस्टर हैं। जी हाँ। उन्होंने ये बिल मुतारिफ़ कराया था। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स की, और जिस तरह आज इसे काला कानून कहा जा रहा है, खान साहब के दौर में भी इसे काला कानून कहा गया, और अल्टीमेटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको काला दम करार दे दिया। अब फिर दोबारा से इसमें कुछ तरामीम हुई हैं जिस पे हम देख रहे हैं कि एहतजाज हो रहे हैं, जी हाँ। रिजर्वेशंस ज़ाहिर कर रहे हैं, अपोजिशन जमातें हो गई या फिर जर्नलिस्ट हो गए। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कौन सी तरामीम हुई हैं ऐसी जिसको काला कानून कहा जा रहा है? ऐसा क्या तरमीम कर दिया, क्या डाल दिया गया है पीका एक्ट में? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका इरफान महबूब एडवोकेट साहब कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। असल में आपने बात की पीका जो एक्ट 2025 आया है, अमेंडमेंट एक्ट, उसकी बात की। ये एक तसलसल है उसी सिलसिले की जिस तरह से हम ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट वजूद में आई वो बेसिकली किस तरह से मैनिपुलेट किया गया रिज़ल्ट को, किस तरह से मामलात किए गए। कराची में किस सियासी जमात ने क्लीन स्वीप कर लिया था, लेकिन हमने ये देखा कि 3 दिन 4 दिन तक जो इलेक्शन बॉक्सेस थे, जो हमारे जो तो पोलिंग बॉक्सेस थे, पॉलिटिकल हो गया ना। जी हाँ, पॉलिटिकल हो गया। हम ये जानना चाह रहे हैं या हम अपने लोगों को, व्यूअर्स को बताना चाह रहे हैं कि तरामीम क्या हुई हैं इसमें। बेसिक जो तरामीम हुई है उसके अंदर वो है, वो जो कदगन लगाई गई है वो इजहार राय के ऊपर लगाई गई है। माजी में ये देखा गया है कि खुल के जितनी भी बातें थी सोशल मीडिया से भी और नेशनल टीवी से भी आम तौर पे की जाती थी, क्योंकि आर्टिकल 10 है, हमें आज़ादी राय की इजाज़त देता है, हक देता है हमें। लेकिन ये जो एक्ट पास किया गया, अमेंडमेंट पास की गई 2025, इसके अंदर हुआ ये कि आज़ादी राय के ऊपर, आज़ादी है इजहार के ऊपर कदगन लगा दिया गया। यानी कोई भी खबर, वो ये चाहते हैं कि कोई भी खबर मीडिया चैनल या सोशल मीडिया चैनल या नेशनल टीवी के ऊपर चले, उसको वो कंट्रोल रखा जाए। आपने देखा कि पिछले दिनों 3-4 महीनों से किस तरह से इंटरनेट को कंट्रोल किया गया, किस तरह से लोग परेशान हुए, VPN लगा के लोग यूज़ करते रहे, व्हाट्सएप के ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई। ये तमाम चीज़ें उसी सिलसिले की कड़ी है जो एड में आके उन्होंने पीका एक्ट के अंदर तरमीम की है। अब उस तरमीम के अंदर हुआ ये है कि अगर कोई भी खबर इस तरह की चलती है जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ होती है, या उसके अंदर किसी तरह का प्रोपेगेंडा होता है, या उनके नज़दीक जो है वो नाम नहाद कोई झूठी खबर होती है जिसको वो समझते हैं झूठी खबर है, लेकिन वो असल में आज़ादी इज़हार राय होती है, एक मीडिया की तरफ से, एक सोशल मीडिया चैनल की तरफ से या नेशनल टीवी की तरफ से, उसके अंदर ये अख्तियारात दे दिए गए। FIA टाइप का उन्होंने एक FIA के साथ मिलके एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई है, और इसके अलावा इन्होंने उसके अंदर एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई है जो इसके ऊपर केसेस को ये देखेगी, और ट्रिब्यूनल इसका उन्होंने क़याम कर दिया है। अब होगा ये कि इसके अंदर इस तरह की जो भी खबर हो, जो भी मामला हो, अख्तियारात दिए गए इस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, जिसमें एक अहम बात यह है कि इस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर एक ISI का एक जो है वो मेंबर होगा इसके अंदर, और इसके अलावा इन्होंने एक मेंबर जो डाला है इसके अंदर वो MI का भी डाला है। अगर इसके अंदर हम देखें तो ये दोनों चीज़ें मिलके, और ये एक उसके अंदर उन्होंने रखा है पैमरा का मेंबर, और एक उन्होंने रखा है उसके अंदर FIA जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनका अपना मेंबर। इन्होंने अख्तियारात ये दिए है कि कोई भी खबर चलती है किसी भी मीडिया चैनल की तरफ से, किसी भी व्हाट्सएप कोई अगर यूज़ कर रहा है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई फेसबुक ग्रुप है, तो उसको वो डायरेक्टली गिरफ्तार कर सकते हैं। गिरफ्तार करने के बाद वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब तक तो हमने ये देखा एज अ कानून के तालिब इल्म के FIA के जो भी केसेस होते थे उसके अंदर पहले FIA इन्वेस्टिगेशन करती थी, FIA के इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर जो है वो एक नोटिस इशू करती थी 160 CRPC का, फिर ये होता था कि गिरफ्तारी होती थी या उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन होती। लेकिन इस अमेंडमेंट के अंदर ये अख्तियारात दिए गए उस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कि वो डायरेक्टली गिरफ्तारी कर सकती है, और गिरफ्तारी के बाद फिर इन्वेस्टिगेशन होगी इसमें। अच्छा, अब आप मीडिया का, टीवी चैनल्स का भी जिक्र कर रहे थे। टीवी चैनल्स के मुतालिक तो पेमरा के लॉस मौजूद हैं, एक दो और भी हैं। तो ये खुसूसी तौर पे इसलिए बनाया गया है कि डिजिटल मीडिया, जिसमें फेसबुक भी आ जाता है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब और जितनी भी सोशल साइट्स हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। इसमें आपने एक अथॉरिटी का जिक्र भी किया। अब ये जो चीज़ें आपने बताई, इसमें कोई कंप्लेंट मूव करनी पड़ेगी या फिर अथॉरिटी के पास 100 मोटो अख्तियारात हैं, वो देख लिया किसी मेंबर ने कि भाई फेसबुक पे, टिकटॉक पे, किसी भी सोशल साइट पे
एक चीज़ चल रही है जो कि अकॉर्डेंस टू पीका एक्ट 2025 उससे उसकी वो जो ऑफेंस उन्होंने डिक्लेयर किए हैं उसमें फाल हो रही है। सो मोटो ले लेंगे या फिर इंतज़ार करेंगे कि कोई कंप्लेंट मूव हो इसके खिलाफ? अगर हम इस तरमीमी बिल को पढ़ते हैं तो हमें ये जाहिर होता है कि दोनों तरह के अख्तियारात मौजूद हैं। अगर किसी भी सियासी जमात की तरफ से या किसी भी गवर्नमेंट इदारे की तरफ से कंप्लेंट आती है वो भी इस रेगुलेटरी बॉडी में एंटरटेन की जाएगी। और इसके अलावा जो हमने जिस तरह से बताया जो मेंबर्स शामिल किए गए हैं इसके अंदर वो अगर देखते हैं कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस तरह की खबरें ऑन एयर हो रही हैं तो वो इसके ऊपर सो मोटो एक्शन भी ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका ट्रायल कैसे होगा? ट्रायल के लिए उन्होंने ये बताया, मैंने आपको ये बताया कि इसके अंदर पहले जो है गिरफ्तारी होगी, फौरी तौर पे गिरफ्तारी होगी। यही तो इसके अंदर जो हमारे जो कानूनदान भी इसके ऊपर लाजिम व मलजूम, जी हाँ, कम जो हमारे कानूनदान जितने भी हैं, हमारी बार एसोसिएशन जो हैं वो भी इसके ऊपर बड़ा कंसर्न रखती है कि ये किस तरह का तरमीमी बिल आया है, किस तरह का एक्ट आया है जिसमें फौरी तौर पे गिरफ्तारी हो रही है। गिरफ्तारी करने की वजह वो ये बताते हैं कि गिरफ्तारी करके हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, यानी उसको हम इंटरिम अरेस्ट भी कह सकते हैं। वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और फौरी तौर पे जो भी गैजेट्स होंगे उसको वो अपने जो है कस्टडी में लेके उसकी फॉरेंसिक कराएंगे, उसको जो है देखेंगे कि इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो किस तरह से ऑन एयर गई हैं, किस तरह से वो सोशल मीडिया पे अपलोड हुई हैं और किस तरह से ये फैल गई हैं। तो जितनी भी चीज़ें ये आ रही है उसके अंदर होता यही है कि ये जो रेगुलेटरी बॉडी है वो इसके ऊपर फैसला करेगी उस बुनियाद के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन होगी, गैजेट्स को देखते हुए उस बंदे से जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो भी इसके अंदर मुल्ज़िम होगा उसके बाद ही इसके ऊपर फैसला सुनाया जाएगा। अच्छा, आमतौर पे हम देखते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस, एक जिसको हम कहते हैं कॉग्निजेबल, दूसरे को हम कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल जो होते हैं उसमें अरेस्ट मशरूत होता है विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, और जो कॉग्निजेबल होते हैं उसमें पुलिस डायरेक्ट गिरफ्तार करती है और वो भी FIR होने के बाद 24 घंटे होते हैं। जी हाँ, पुलिस या जो भी एजेंसी है दे हैव टू प्रोड्यूस द अक्यूज्ड विद इन 24 आवर्स बिफोर कंसर्न। बिल्कुल ऐसा ही है। अब इसमें जब डायरेक्ट गिरफ्तारी हो जाएगी, कंप्लेंट हो या सो मोटो हो, इसमें कोई ऐसा प्रोसीजर रखा गया है कि 24 घंटे के अंदर आप ट्रायल कोर्ट के सामने इसको पेश करें, इसका रिमांड लें, या कुछ कोर्ट की मुदाखलत है इस? जी हाँ, कोर्ट की मुदाखलत बिल्कुल इसके अंदर है, लेकिन उन्होंने 24 घंटे से बढ़ा के इसको 3 दिन का कर दिया है। जब हमने पढ़ा इसको इस तरमीमी बिल को 3 दिन मतलब 3 दिन के अंदर अंदर, जी हाँ, 3 दिन तक वो इस गैजेट्स को भी अपने पास रखेंगे और उस मुल्जिम को भी अपने पास रखेंगे। अगर तो वो इनकी इन्वेस्टिगेशन में ये साबित होता है कि नहीं ये जो भी जिसकी को कंप्लेन आई है या जो सो मोटो एक्शन लिया गया है वो उसमें ये उसके तहत ये कॉग्निजेंस नहीं बनता और ये शख्स बेगुनाह है, तो वो रिलीज़ कर देते हैं ऐसे बंदे को। लेकिन अगर उनको लगता है कॉग्निजेंस तो फिर वो कॉग्निजेंस लेके उसकी बाकायदा FIR दर्ज करते हैं और मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं उसको। अच्छा, फ़र्ज़ कर लेते हैं 3 दिन के अंदर बंदा बेगुनाह निकल आया, वैसे तो 182 की रेमेडी है CRPC में। जी जी। तो ये जो नई तरमीम आई है इसमें इस किस्म की कोई रेमेडी है? एक बंदा जिस पे फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपने एक कंप्लेंट मूव कर दी झूठी सी कोई, उस बंदे को अरेस्ट कर लिया, 3 दिन उसको आप अपने पास रख रहे हो, 3 दिन के बाद पता चले कि भाई ये बंदा तो बेगुनाह है, अब उसकी तो एक तो क्रेडिबिलिटी ख़राब हो गई और सबको पता लग जाता है कि बंदा अरेस्ट हुआ, इसके तदारुक के लिए कुछ है इसमें? देखें, अगर सरकारी किसी गवर्नमेंट फंक्शनरी की तरफ से या फिर पैमरा की तरफ से खुद या तो उस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो मेम्बरान हैं उनकी तरफ से खुद अगर कोई सो मोटो एक्शन लिया गया है या कोई कंप्लेन आई है तो फिर तो 182 की कार्रवाई नहीं है। लेकिन इस कानून के अंदर ये भी है कि कोई प्राइवेट पर्सन भी आप किसी के खिलाफ भी कंप्लेन कर सकता है। अगर प्राइवेट पर्सन कोई झूठी कंप्लेन करता है तो बिल्कुल 182 CRPC हमारे पास मौजूद है जो झूठी कंप्लेन पे काम करती है। वो फिर एक्सरसाइज होगी बिफोर कंसर्न कोर्ट और बिफोर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। ये उस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को अख्तियारात है कि उस शख्स वो जिस शख्स के खिलाफ जो है वो काम किया गया उसको अख्तियारात नहीं है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को अख्तियारात है तो कि उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करे जिसने किसी के बारे में झूठी खबर दी। अच्छा, सज़ा क्या है, क्या रखी गई है सज़ा इसमें? अब इसमें जब मैंने पढ़ा तो मुझे ये दिखा कि इसके अंदर अगर कोई झूठी खबर फैलाता है तो इसमें मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो 3 साल की रखी गई है। तो 3 साल की इसमें रेगुलर इम्प्रिजनमेंट का है और इसके अलावा मेरे ख्याल में फाइन भी है कोई इसमें। तो ये दोनों इकट्ठे भी आ सकती है? दोनों इकट्ठे भी आ सकते हैं। फेक न्यूज़ का आपने बताया, उस पर तो आएंगे, लेकिन उससे पहले मेरे जहन में एक सवाल था, अब वो फिर कहीं इधर उधर चला गया, जब तक आ जाए।
तो ये फेक न्यूज़ है क्या, इसका कौन, इसको रिकग्नाइज कौन करेगा? फ़र्ज़ कर लेते हैं अभी जिस तरह आपने अपनी स्टार्टिंग में कहा कि मैनिपुलेट किए गए इलेक्शंस के रिज़ल्ट, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि भाई मैं कह देता हूँ टीवी पे बैठ के, फेसबुक पे, किसी भी सोशल साइट पे मैं कह देता हूँ कि भाई ये जो गवर्नमेंट है ये धांधली के थ्रू आई है, फॉर्म 45, 76 वटेवर कुछ भी आप लगा दो। अब मैंने कह दिया, अब मेरे खिलाफ प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई कि भाई तुमने फेक न्यूज़ दी है। अब ये साबित कैसे होगा कि मैंने जो बात कही है वो फेक न्यूज़ है? व्हाट आर दी पैरामीटर्स ऑफ फेक न्यूज़, और इसको कौन इन्वेस्टिगेट कौन करेगा? कैसे इस चीज़ का पता लगाया जाएगा? बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। इसी चीज़ पे तो एहतजाज जो सिविल सोसाइटीज़ और वकला जो एहतजाज कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे क्योंकि इसमें डायरेक्टली सहाफ़ी हज़रात बहुत मुतासिर हो रहे हैं, एहतजाज की वजह यही है जो आपने सवाल पूछा है कि इसका क्राइटेरिया क्या है कि कौन सी न्यूज़ फेक है और कौन सी न्यूज़ अथेंटिक है। ये तो वही बात होगी कि जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। वो जिसको चाहेंगे, जिस खबर को वो चाहेंगे कि नहीं ये खबर मंजर आम पर नहीं आना चाहिए, उसको वो फेक करार दे देंगे, और जो खबर वो चाहते हैं कि ठीक है मीठा मीठा हप हप है और कड़वा कड़वा थू थू है। तो इसके अंदर हमारा जो कहना है वो यही है कि इसका क्राइटेरिया जो बनाया गया है वो जो है इम्पार्शल नहीं है, वो पार्शल है। जो खबरें सरकार के हक में जा रही होंगी, जो खबरें गवर्नमेंट के हक में जा रही होंगी, इस्टेब्लिशमेंट के हक में जा रही होंगी, वो सब तो सारी अच्छी हैं। लेकिन जहाँ पर कहीं पर आवाम ने अपनी उमंगों की बात की, आवाम ने वो बात की कि जहाँ पर जो है वो पॉइंट आउट किया गया किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी को या गवर्नमेंट की तरफ से किसी जुल्म को या ज़्यादती को, तो फौरी तौर पर उस खबर को पीका 1/2025 के अंदर ले जाके आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देंगे। फिर तो ये एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगा ना। फ़र्ज़ कर लेते हैं मैं कह देता हूँ कि भाई हमारे वज़ीर आज़म ने, हमारे MPA ने, हमारे MNA ने, हमारे टाउन के चेयरमैन ने इतने करोड़ों की करप्शन की है। जी हाँ। और वो हो गई जो लोकल है हमारी सराउंडिंग, उसमें फ़र्ज़ कर लेते हैं कि भाई स्प्रीड हो गई, ओवरऑल मेरे खिलाफ कंप्लेन हो गई, तो अब ये फिर तो मामला एंटी करप्शन में जाना चाहिए, वहाँ से फिर इन्वेस्टिगेट हो, एक चीज़ साबित हो, फिर सज़ा होगी। जी हाँ, मैं इरफान साहब इसमें ये बताता हूँ कि इसमें थोड़ा सा ख्याल अब उनको भी रखना पड़ेगा जो सोशल मीडिया पे बैठ के दिन रात ऐसी जो है वो ऐसे चैनल्स बने हुए थे, ऐसे जो है ना लोग बैठे हुए तो जिनका काम ही दिन रात जो है वो झूठी खबरें फैलाना है। अब थोड़ा सा इसके अंदर पॉजिटिव पहलू ये भी है कि अब वो कम से कम एहतियात से काम लेंगे। अगर हम, जैसे आपने बात की, अगर हम किसी UC चेयरमैन के खिलाफ, किसी टाउन चेयरमैन के खिलाफ ये एलिगेशन लगाते हैं तो हमारे पास उसका प्रूफ भी होना चाहिए। अगर ऐसे ही सुनी सुनाई बात पे किसी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं तो प्रूफ फ़र्ज करें हम दे भी देते हैं, तो प्रूफ अगर नहीं, प्रूफ FIA हैज़ डोंट जुरिस्डिक्शन टू इन्वेस्टिगेट द करप्शन। लेकिन कम से कम ये ऐसा होगा कि इरफान में इसमें ऐसा होगा कि कम से कम उस जो आप चार्ज जो आपके ऊपर आ गया है पीका वाला, उससे तो आप कम से कम बरी ज़िम्मा हो सकते हैं।